हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में देखिए हम WCL का जो 2022 का पेपर हुआ 24 अप्रैल 2022 को हुआ, ठीक है, 24 अप्रैल को हुआ। अच्छा, तो ये जो पेपर है ये इसको हम सॉल्व करेंगे। आज देखेंगे किस किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो जो आगे तक की तैयारी करना चाहते हैं WCL की या NCL की या ECL की, तो आप देख पाओगे कि किस तरीके का पैटर्न होता है, ठीक है। माइनिंग सरदार वाले एग्ज़ाम की बात करेंगे तो देखो, हाँ वो अलग चीज़ है कि ये देखो ये 100 मार्क्स का था और ECL जो है वो 50 मार्क्स का होता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंजेस हैं, बट हाँ क्वेश्चन का जो पैटर्न है, तरीका है जो पूछने का, वो देख सकते हो आप कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए, ठीक। ये देखो सेट बी है, इस सेट बी का आज हम सॉल्व करेंगे। आंसर की आ गया टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्कैम रिलेट्स टू रूफ सेफ्टी, इनंडेशन, माइन फायर या फिर कोई भी नहीं। तो स्कैम जो है वो किससे रिलेट करता है, क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा रूफ सेफ्टी, ठीक है। जिसने भी पेपर दिया है उसको पता ही होगा भाई किसका पेपर है ये, जिसने भी ये पिक भेजी है यानी कि PDF बना के। तो भाई उनका तो मैक्सिमम सही है, देखा जाए इनका आई थिंक हो गया होगा। तो देखो इनका राइट आंसर स्कैम रिलेट्स टू रूफ सेफ्टी हो जाएगा, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। मैक्सिमम स्पीड ऑफ एक्सप्लोसिव वैन कैरिंग एक्सप्लोसिव। कह रहा है कि जो एक्सप्लोसिव वैन होती है, मैक्सिमम स्पीड जो एक्सप्लोसिव वैन का होता है, जो एक्सप्लोसिव ली रहती है, वो कितना होना चाहिए उसका स्पीड। तो भैया 25 किलोमीटर पर प्रति घंटा, ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अपना आप मिलाते जाना, जो सही किया जिसने ने। आंसर की तो आ ही गया, तो वही उसी के हिसाब से बता रही हूँ। ऑफिशियल आंसर की जो आया है इसमें भी कुछ प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखो 2 जो है और क्वेश्चन नंबर 7 आगे बढ़ेंगे हम, उसमें जो है ग्रेस मार्क मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। डैश गैस रिलेट्स टू वाइट पम्प। तो कह रहा है कोई कौन सा गैस जो है वाइट पम्प से रिलेट करता है, तो कौन सा गैस हो जाएगा, वो CO हो जाएगा। तो CO मतलब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वाइट पम्प डैम से रिलेट करता है, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इन सेकंड डिग्री गैसी अंडरग्राउंड माइन फॉर इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग रिटन परमिशन ऑफ डैश इज रिक्वायर्ड। देखो सेकंड डिग्री गैसी अंडरग्राउंड माइन में इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के लिए एक रिटन परमिशन चाहिए होता है। तो किसका रिटन परमिशन ज़रूरत होती है, यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो भैया किसका होगा, माइनिंग सरदार, कोलरी इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर या फिर माइन मैनेजर। तो भैया माइन मैनेजर का ही परमिशन चाहिए, ठीक है। तो चलो ये राइट आंसर हो गया आपका। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। देखो रीज़न फॉर ब्लोन आउट शॉट्स। तो ब्लोन आउट शॉट्स का रीज़न क्या क्या हो सकता है, लेस स्टीमिंग, हाई बर्डन एंड स्पेसिंग या फिर मोर एक्सप्लोसिव चार्ज। तो सारे ही राइट आंसर हो जाएंगे इसके, ठीक है। लेस स्टीमिंग भी होगा, हाई बर्डन एंड स्पेसिंग भी इसका रीज़न हो सकता है, मोर एक्सप्लोसिव चार्ज की वजह से भी ब्लोन आउट शॉट हो सकता है। तो सारे ही राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अच्छा यहाँ पे ये देखो, जो लोग कह रहे हैं कि जो आंसर की आई है तो लोगों का मार्क्स कितना आया है, WCL का रिजल्ट भी आ गया है ना। तो मतलब पहले ये कैसे पॉसिबल है कि भैया आप मेरिट लिस्ट जारी कर देते हो, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स का रिजल्ट पहले आ गया, रिजल्ट पहले आ जाता है और जो है आपका ये जो आंसर की है वो बाद में आता है। इज दिस मेक सेंस है, मतलब आप रिजल्ट पहले दे देते हो, आंसर की आप बाद में लाते हो। ये क्या कनेक्शन है दोनों के बीच में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सिस्टम का हो क्या गया है, मतलब चल क्या रहा है, ये यही नहीं समझ में आ रहा है कुछ। मतलब इस तरीके से करेंगे तो कैसे हम एक सिस्टम को हम कहेंगे कि नहीं भैया ये सिस्टम जो है एक्यूरेट है और प्रिसाइज है, इसमें हम शक नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस तरीके से सिस्टम को ना घपला करें। और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो रही है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जो वाकई में तैयारी कर रहे हैं इसमें। अब देखिए 100 में से लोग 90 अगर प्लस ला रहे हैं तो उनका नहीं हो पाएगा। आर यू लिसनिंग दिस, 90 प्लस लोगों का नहीं हो रहा है। तो भैया एक काम करते हैं, हम 100 में से ना 101 नंबर ले आते हैं, तभी से काम बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से लोगों का हो रहा है कि कोई 95 प्लस लाने के बाद भी नहीं हो रहा है, या 98 या 99 वालों का लिया जा रहा है, या 100 वालों का। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्राइमिंग कैटरेज क्या है। ऑप्शन ए, इन विच डिटोनेटर इज एंगेज बेस्ट क्वालिटी एक्सप्लोसिव कैटरेज, या फिर अनएक्सप्लोडेड एक्सप्लोसिव कैटरेज, या फिर सारे ही। तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो इन विच डिटोनेटर इज एंगेज, जिसमें डिटोनेटर जो है एंगेज होता है उसी को प्राइमिंग कैटरेज बोलते हैं। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। पाउडर फैक्टर, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बताया गया था 50 बार, तो कोई भी लगा लेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं पूछा कि पाउडर फैक्टर का फुल फॉर्म बता दो, तो आप बता दोगे। यहाँ पे पूछा क्या है, तो यहाँ पे कहा गया है इसका जो वेट बताने को बोल रहा है, यील्ड ऑफ कोल इन टन पर केजी ऑफ एक्सप्लोसिव कंज्यूम,
यील्ड ऑफ कोल इन क्यूबिक मीटर पर केजी ऑफ एक्सप्लोसिव कंज्यूम, या फिर दोनों ही सही है या फिर कोई भी इसमें से सही नहीं है, ठीक है। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो यील्ड ऑफ कोल इन टन पर केजी ऑफ एक्सप्लोसिव कंज्यूम, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि इतना टन पर केजी कंज्यूम, ठीक है। तो जो कोल का यील्ड है वो इतना टन पर केजी एक्सप्लोसिव कंज्यूम करता है, पाउडर फैक्टर की बात हो रही है। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन 8 देखो, फॉर्मेशन ऑफ कोल माइंस रेगुलेशन हैज़ बीन प्रिंसिपली बेस्ड ऑन, जाहिर सी बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कोल माइंस रेगुलेशन है उसका जो फॉर्मेशन हुआ तो वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जाहिर सी बात है माइंस एक्ट पे बेस्ड होगा ना, ठीक है। ये LNR एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट, रेलवे एक्ट पे थोड़ी ना बेस्ड होगा, माइंस एक्ट पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सरफेस प्लान इज अ डैश प्लान, देखो सरफेस प्लान जो है वो कौन सा प्लान है, स्टैट्यूटरी है, नॉन स्टैट्यूटरी, वर्किंग है, या कोई भी नहीं, तो ये तो होगा नहीं, वर्किंग होगा नहीं, नॉन स्टैट्यूटरी भी नहीं होगा, स्टैट्यूटरी प्लान है, ठीक है। सरफेस प्लान क्या है, स्टैट्यूटरी प्लान है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इज अप्लीकेबल ओनली फॉर डैश माइनिंग, देखो कह रहा है कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो है वो अप्लीकेबल है कौन से माइनिंग के लिए, ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड, या फिर दोनों ही, या फिर कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो बोथ A एंड B, तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान तो भाई दोनों के लिए ना काम होगा, ओपन कास्ट अंडरग्राउंड माइन दोनों के लिए ही तो अप्लीकेबल होगा, ये थोड़ी है कि सिर्फ ओपन कास्ट माइन में सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान चलता है, दोनों में ही होगा। चलो तो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, नोटिस टू बी गिवन टू द डैश इन केस ऑफ फेलियर ऑफ डंप स्लोप इन OC वर्किंग, तो ओपन कास्ट वर्किंग में जो नोटिस होता है वो किसको दिया जाता है, अगर मान लो कोई डंप स्लोप का फेलियर हो जाता है उस केस में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर, या फिर दोनों ही, या फिर कोई भी नहीं, ठीक है। तो जो ये वेबसाइट है जो ऑफिशियल आंसर की आया है उसमें इसका आंसर बोलता है कि बोथ A एंड B, यानी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन या फिर रीजनल इंस्पेक्टर दोनों ही हो सकता है, इसलिए जो एस्पिरेंट है यहाँ पे देखो उन्होंने 11 क्वेश्चन को हाईलाइट भी करा है, यहाँ पे दोनों ही हो सकता है, तो फिलहाल उसने तो रीजनल इंस्पेक्टर लगाया है, तो यहाँ पे दोनों ही आंसर इसने दिया है, दोनों ही हो सकता है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिजाइनर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द डैश, देखो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सप्लायर और मैनेजर और डिजाइनर का वो इंक्लूड किया गया है किसमें, कोर्स माइन रेगुलेशन, तो जाहिर सी बात 2017 भी आया, CMR 2017 में, है ना, तो इसी में जो है इंक्लूड किया गया ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिजाइनर का, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई होप आपने सबने सही लगाया होगा। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इन केस ऑफ डैश वर्किंग द माइनिंग सरदार shall ensure that dust control measures are implemented in, अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन केस ऑफ डैश वर्किंग द माइनिंग सरदार, जो माइनिंग सरदार जो है वो इंश्योर करता है कि जो भाई डस्ट कंट्रोल मेजर्स है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो भाई किस वर्किंग में, ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड, या फिर दोनों ही, या फिर कोई भी नहीं, तो भैया डस्ट कंट्रोल आप कहाँ पे, डस्ट कंट्रोल मेजर्स जो है वो कहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करोगे, देखो डस्ट कंट्रोल की बात हो रही है तो यहाँ पे देखो ओपन कास्ट में ही तो डस्ट कंट्रोल किया जाएगा, अंडरग्राउंड में थोड़ी ना कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे जो है ऑफिशियल आंसर की में दोनों ही लिखा हुआ है, यानी A और B दोनों ही राइट आंसर इसका लिखा हुआ है, फिलहाल इस पर भी ग्रेस मार्क मिलना चाहिए, ओपन कास्ट माइन जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते, क्वेश्चन 14 देखो, स्टैट्यूटरी प्लान इज टू बी प्रिपेयर्ड ऑन डैश, स्टैट्यूटरी प्लान जो है वो प्रिपेयर किया जाता है किस पे, वाइट पेपर पे, कैनवास पे, बॉन्ड पेपर पे, या ट्रेसिंग क्लॉथ, या फिर पॉलिस्टर फिल्म पे किया जाता है, स्टैट्यूटरी प्लान किस पे किया जाता है, तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेसिंग क्लॉथ या फिर पॉलिस्टर फिल्म पे किया जाता है, ठीक है, स्टैट्यूटरी प्लान। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन 15 देखो, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ऑन प्लान शैल बी ऑफ डैश, देखो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जो प्लान पे बनता है वो जो है कितना होना चाहिए, तो 2000:1 या फिर 1000:1 पे होना चाहिए, ठीक है, इतना। चलो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, C राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, डैश शोज एवरेज स्टोन डस्ट बैरियर, कौन सा प्लान जो है स्टोन डस्ट बैरियर को शो करता है, तो वेंटिलेशन प्लान शोज एवरेज स्टोन डस्ट बैरियर, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, वाटर डेंजर प्लान शोज, देखो वाटर डेंजर प्लान क्या शो करता है, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, रिवर, पॉन्ड्स, या फिर सारे ही, तो वाटर डेंजर प्लान जो है वो सारे ही शो करेगा ना, रिवर भी, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जो होगा, पॉन्ड्स, वो सब कुछ शो करेगा ना, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका D, ठीक है, 17 का D राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, HFL एज पर कोल माइंस रेगुलेशन 2017 स्टैंड्स फॉर, HFL जो है वो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के हिसाब से क्या इसका फुल फॉर्म हो जाएगा HFL का, तो भैया 18 का राइट आंसर C हो जाएगा, हाईएस्ट फ्लड लेवल, ठीक है, हैविंग फ्लड लेवल, हाई फायर लोकेशन, ह्यूज फायर लोकेशन, ये सब क्या है, हाईएस्ट फ्लड लेवल हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन 19 देखो, डैश रोप शैल बी यूज इन केस ऑफ डायरेक्ट हॉलेज, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई डायरेक्ट हॉलेज के केस में कौन सा रोप आप यूज करोगे, ठीक है,
कट रोप या स्प्लाइस्ड रॉप या फिर दोनों ही या फिर कोई भी नहीं। तो 19 केस में जो है कोई भी इसमें यूज़ नहीं करोगे, ये सारे कट रोप स्प्लाइस्ड रोप ये सब यूज़ नहीं होता है, ठीक है, डायरेक्ट हॉलेज में। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। पुल कॉर्ड इज सेफ्टी डिवाइस रिलेटिंग टू डैश। देखो पुल कॉर्ड जो है वो एक सेफ्टी डिवाइस है, किससे रिलेटेड होता है? डंप फिलर, रूफ कोलैप्स या फिर ऑपरेशन ऑफ बेल्ट कन्वेयर या फिर कोई भी नहीं। तो याद रखना पुल कॉर्ड जो है एक सेफ्टी डिवाइस है। जब बेल्ट कन्वेयर का ऑपरेशन में हम जब लाते हैं तब हम पुल कॉर्ड को यूज़ करते हैं एज ए सेफ्टी डिवाइस, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका 20 का सी, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? वाटर गॉज इन माइन इज टू मेजर। देखो वाटर गॉज जो माइन में होता है इसको मेजर किया जाता है किससे? डैश। देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। अरे भैया कहाँ से तुम क्वेश्चन पूछ लोगे, इतना क्वेश्चन तुम लाओगे कहाँ से, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन जो है रिपीटेड हुए हैं और ऑलमोस्ट हमें लग रहा है कि 10 to 20 क्वेश्चन जो है इसमें रिपीटेड क्वेश्चन है, जो टेलीग्राम पे हम लोगों ने जल्दी कराया था उसको क्विज या फिर उसको पिक भेजा था हम लोगों ने, वही सब क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। और बहुत सारे मैंने वीडियोज़ भी बनाए थे, वो वीडियोज़ आप अगर देखे होंगे तो उसमें से भी क्वेश्चन फंसे हैं काफ़ी सारे, है ना। तो फुल फॉर्म देखो कितना सारा क्वेश्चन पूछ लिया, डायरेक्ट फुल फॉर्म ही पूछ लिया। तो फुल फॉर्म्स तो हमने 2 क्लास में कंप्लीट कर दिया था पूरा, ठीक है। तो उसी में से आए हैं। आगे बढ़ते हैं देखो। तो क्वेश्चन 21 क्या हो जाएगा? वाटर गॉज इन माइन इज टू मेजर वेंटिलेटिंग एयर प्रेशर, ठीक है। वेंटिलेटिंग एयर प्रेशर को नापता है वाटर गॉज माइन में जो होता है। तो माइन में जो वाटर गॉज होता है वो क्या मेजर करता है? वेंटिलेटिंग एयर प्रेशर, ठीक है। तो 21 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन 22 देखो। इसने भी हाईलाइट करा है इसको, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। स्प्लिट्स इन CMR 2017 रिलेट्स टू। देखो CMR 2017 में स्प्लिट्स है, ये किससे रिलेशन है इसका? माइन वेंटिलेशन से, सब्सिडेंस मैनेजमेंट या फिर दोनों ही या फिर कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो माइन वेंटिलेशन से रिलेशन है इसका स्प्लिट्स का, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन 23 देखो। रिजर्व स्टेशन इन अंडरग्राउंड कोल माइन रिलेट्स टू, 2 बार रिलेट्स टू लिख दिया यहाँ पे, एक बार हुआ, ठीक है। तो रिजर्व स्टेशन जो होते हैं अंडरग्राउंड कोल माइंस में उनका रिलेशन किससे है? तो भाई एक्सप्लोसिव से ही ना होगा, ठीक है। एक्सप्लोसिव से रिलेशन है ना रिजर्व स्टेशन का अंडरग्राउंड कोल माइंस में जो होता है। चलो तो इसका राइट आंसर 23 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन 24 देखो। डेंजर जोन इन एन OC माइन दैट इज ओपन कास्ट माइन फॉर टेकिंग शेल्टर बिफोर फायरिंग शॉट इज अ रेडियस ऑफ। देखो जो डेंजर जोन होता है ओपन कास्ट माइन में, मान लो कोई मतलब फायर करना है, एक शॉट फायर करना है, तो जो शेल्टर होता है उसका रेडियस कितना होगा, कितने बीच में जो है ये डेंजर जोन किया जाता है? तो समझो कि 500 मीटर पे किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो, तो यहाँ पे क्या लिखा? खुली खदान में दगान करने के पूर्व डेंजर जोन में शेल्टर लेने की त्रिज्या 500 मीटर है, ठीक है। तो खुली खदान में दगान करने के लिए, ठीक है, तो आपको पहले डेंजर जोन में शेल्टर लेने की कितनी मीटर दिया गया है? 500 मीटर शेल्टर लेना पड़ेगा, ठीक है, इतना डिस्टेंस दिया है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 25 देखो। CMM स्टैंड फॉर, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो पढ़ाया हुआ था। तो CMM का क्या मतलब होता है? कोल माइन मीथेन। क्या होता है? कोल माइन मीथेन होता है। इसका राइट आंसर 25 का डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 76 देखो। FLP स्टैंड फॉर, फिर आ गया फुल फॉर्म। तो FLP मतलब क्या होता है? फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर। क्या होता है? फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो 26 हो गया। 27 देखो। एक्सीडेंट ड्यू टू ब्लास्टिंग जनरली अकर्स ड्यूरिंग। देखो एक्सीडेंट जो हो, ब्लास्टिंग की वजह से जो एक्सीडेंट हो जाते हैं वो जनरली कब होते हैं? देखो जॉइनिंग ऑफ फेसेस, ड्रिलिंग इनटू मिस फायर, फ्लाई रॉक ड्यूरिंग ब्लास्टिंग। भैया सारे ही मेजर रोल प्ले करते हैं इसमें। जब ब्लास्टिंग होता है तो जो भी ड्रिलिंग होता है मिस फायर की वजह से हो जाती है, या फिर फेसेस ज्वाइन हो जाते हैं, या फिर जो रॉक्स होते हैं ना, फ्लाई रॉक्स देखा होगा आपने ब्लास्टिंग की वजह से, उसके वजह से भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ये सारे ही राइट आंसर इसके हो जाएंगे, ठीक, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो 27 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन 28 देखो। PDS इन माइनिंग स्टैंड फॉर। जो PDS होता है माइनिंग में, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है पर्सनल डस्ट सैम्पलर, ठीक है, पर्सनल डस्ट सैम्पलर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 28 का राइट आंसर क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 29 देखो। डॉग कैच इज रिलेटेड टू। देखो डॉग कैच किससे रिलेटेड होता है? डॉग कैच तो पहली बात कुछ है नहीं, यहाँ पे मॉन्की कैच सुना होगा आपने, ठीक है, मॉन्की कैच। तो क्वेश्चन 29 जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूफ सेफ्टी दिया है, माइन वेंटिलेशन, हॉलेज सेफ्टी, तो यहाँ पे नॉन ऑफ द, तो नॉन ऑफ दिस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 29 का देखो यहाँ पे क्या बता रहा है? यहाँ पे बता रहा है कि हॉलेज सेफ्टी, हॉलेज सेफ्टी बता रहा है। इसका जो ऑफिशियल आंसर की जो है इसमें हॉलेज सेफ्टी बता रहा है, बट इसका यहाँ पे नन ऑफ द एबव ही होगा आंसर, नन ऑफ दिस आंसर होगा इसका, ठीक है। चलो तो इसमें भी एक नंबर रख लो पहले तो, लेकिन अब तो क्या नाम है आंसर की भी आ गई है, तो अब रिजल्ट भी जारी हो गया। देखो अभी आप लोग RTI करो या ट्वीट पे कर सकते हो ना, ट्विटर पे आप लोग जो है एक यूनियन बना के वहाँ पे कर सकते हो
अरे कुछ भी हो सकता है, मतलब ये तो पेपर ही है ना सिर्फ, तो कुछ भी पॉसिबल है। आप लोग करके तो देखो। एक काम करो, आप लोग ट्वीट ट्वीट करो ना, ट्विटर जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता हो, और वो लोग जो है कम से कम 50-100 लोगों का ग्रुप बना के और वहाँ पे ट्वीट करिए। आप लोग जितना ज़्यादा ट्वीट करोगे ना कि वहाँ तक पहुँच जाए, WCL तक, तो वो चीज़ें करनी पड़ जाए उनको। तो ये सब करिए। ऐसे क्वेश्चन गलत करके मतलब ये क्या मतलब है भाई? पेपर करवा रहे हो, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन 30। देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर डिपेंड्स अपन ऑन। देखो अपॉइंटमेंट जो होता है ना वेंटिलेशन ऑफिसर का, वो किस पे डिपेंड होता है? तो कोल प्रोडक्शन पे, डिग्री ऑफ गैसीनेस से, या फिर दोनों ही, या फिर कोई भी नहीं। तो 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि कोल प्रोडक्शन और डिग्री ऑफ गैसीनेस के ऊपर डिपेंड करता है जो वेंटिलेशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता है वो। चलो क्वेश्चन 31 देखो, हेड गियर रिलेट्स टू। तो ये तो सबको पता होगा भैया, हेड गियर किससे रिलेटेड है? विंडिंग सिस्टम से, ठीक है, ना कि हेम और अंडरग्राउंड हॉलर सिस्टम से। विंडिंग सिस्टम से रिलेटेड होता है हेड गियर। चलो क्वेश्चन 32 देखो, FOS स्टैंड फॉर, फिर से फुल फॉर्म। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है FOS से मतलब इसका रखता है। तो यानी कि 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक, चलो क्वेश्चन 33 देखो, फर्स्ट एड स्टेशन आर एस्टैब्लिश इन ओपन कास्ट माइन वेयर एटलीस्ट डैश पर्सन आर एम्प्लॉयड। तो ये तो अभी जल्दी में ही बताया था हम लोगों ने कि देखो फर्स्ट एड स्टेशन जो है वो स्टैब्लिश किया जाता है ओपन कास्ट माइन में, जहाँ पे कितने पर्सन एम्प्लॉयड हों, तो 50% एम्प्लॉयड होंगे, तो वहाँ पे फर्स्ट एड स्टेशन स्टैब्लिश किया जा सकता है ओपन कास्ट माइन में। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर 33 का राइट आंसर क्या हो गया? ए। क्वेश्चन 34 देखो, रेजिन बोल्टिंग इज रिलेटेड टू। तो रेजिन बोल्टिंग जो है वो किससे रिलेटेड है? माइन फायर से, माइन रेस्क्यू, वाटर डेंजर, या फिर रूफ सेफ्टी। तो भैया रूफ सेफ्टी से रिलेटेड है रेजिन बोल्टिंग। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 34 का डी। ठीक, चलिए क्वेश्चन 35 देखो, TMT बार इज रिलेटेड टू। TMT बार किससे रिलेटेड है भैया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, मतलब एक लाइन में क्वेश्चन जैसे चल रहा है, जैसे हम स्कूल में यूनिट टेस्ट नहीं देते थे, तो वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछता था कि भैया TNT इज रिलेटेड टू डैश। तो उस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया। इससे आसान पेपर आपको नहीं मिल सकता है, मतलब काफ़ी अच्छा था। अब इसी का उल्टा ठीक उल्टा जो है ECL का पेपर आ गया है, मतलब ऐसा क्वेश्चन लोग पागल ही हो गए, मतलब आधा लोग तो कि क्या क्वेश्चन पूछ लिया ये। 50 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन की मतलब क्या बता, पूरा हिला दिया उनका पुर्जा ही। तो कुल मिला के बात ये है कि डिपेंड करता है कि कैसा पेपर कब आ रहा है, पैटर्न क्या उनका तरीका है पूछने का। तो अभी देखो पेपर ये ईजी आ गया, जरूरी नहीं कि अगले साल जो है पेपर ईजी ही हो। तो ये सब चीज़ें ठीक है। तो TMT बार इज रिलेटेड टू रूफ बोल्टिंग से रिलेटेड है, ठीक है, TMT बार। अच्छा, तो 35 का राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। चलो क्वेश्चन 36 देखो, TNT इज रिलेटेड टू। अभी TMT पूछा ऊपर, अभी नीचे TNT पूछा। तो TNT रिलेट किससे करता है? एक्सप्लोजिव और ब्लास्टिंग से रिलेटेड है। ठीक, इसका रिलेशन किससे है? एक्सप्लोजिव एंड ब्लास्टिंग से रिलेटेड है इसका। चलो क्वेश्चन 37 देखो, डैश इज अ ब्लास्टिंग फ्री टेक्नोलॉजी। तो कौन सा इसमें ब्लास्टिंग फ्री टेक्नोलॉजी है? कंटिन्यूस माइनर बिल्कुल, LCCM बिल्कुल, हाई वॉल माइनिंग बिल्कुल। तो ये सब जो है ब्लास्टिंग फ्री टेक्नोलॉजी है, यानी सारे ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी। 37 का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, PSLW रिलेट्स टू। PSLW किससे रिलेट है भैया? ओबी रिमूवल से, नुल्लर डाइवर्जन से, लॉन्ग वॉल माइनिंग, या फिर कोई भी नहीं। ओबी रिमूवल से नो, नुल्लर डाइवर्जन नहीं, लॉन्ग वॉल माइनिंग जो होता है उससे रिलेटेड है PSLW। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 38 का राइट आंसर क्या हो गया? सी। चलो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, डंप स्टेबिलिटी। डंप स्टेबिलिटी रिलेट्स टू। डंप स्टेबिलिटी जो होता है वो किससे रिलेट करता है? सिलेक्शन ऑफ डंपिंग ग्राउंड, सिक्वेंस ऑफ डंपिंग, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ बेस ऑफ डंप। तो बिल्कुल ये सारे ही राइट आंसर हो जाएंगे। सिलेक्शन डंपिंग ग्राउंड का सिलेक्शन करना, सिक्वेंस करना डंपिंग का, स्ट्रेंथ जो बेस होता है डंप का वो चीज़ मैनेज करना, तो ये सारे ही डंप स्टेबिलिटी से रिलेटेड रिलेशन रखते हैं। राइट आंसर का 30 का क्या हो, 39 का क्या हो जाएगा? सारे ही, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, लक्स इन कोल माइनिंग इज रिलेटेड टू। देखो भैया अभी हाल ही में शरद सर ने क्लास किया था ना माइन सर्विंग का, उसमें देखो उसमें ये क्वेश्चन था लक्स इन कोल माइनिंग, तो इससे इन्होंने बताया था, तो उससे से क्वेश्चन देखो आ भी गया। तो माइन लाइटिंग से रिलेशन है इसका। ठीक है, लक्स का कोल माइनिंग में किससे रिलेटेड है? माइन लाइटिंग से। मतलब जो अभी न्यू फ्रेशर होंगे तो उनको भी लगेगा कि भैया ये क्या है लक्स कोल माइनिंग में, ये साबुन नहीं है लक्स साबुन, समझ लो आप। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। देखो फायर टेंडर यूज फॉर। देखो फायर टेंडर जो होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? कैरिंग फायर, लोडिंग फायर, या क्वेंचिंग फायर, या फिर कैरिंग एक्सप्लोसिव। तो भैया 41 का राइट आंसर हो जाएगा सी, क्वेंचिंग फायर। तो फायर टेंडर किस लिए यूज़ होता है? क्वेंचिंग फायर के लिए। 42 देखो, डैश इज एन ओपन कास्ट मशीनरी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इतने सारे ब्लॉग्स भी बनाए हुए हैं ड्रग लाइन पे कि भैया ये ओपन कास्ट माइन में होता है ये मशीन। तो LHD नहीं, ये ओपन कास्ट मशीनरी नहीं है, SDL भी नहीं है, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो बचा ड्रग लाइन। तो ड्रग लाइन जो है ओपन कास्ट मशीनरी है, याद रखिएगा। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 43 देखो, रिस्क असेसमेंट कंसिस्ट ऑफ, रिस्क असेसमेंट जो है उसमें क्या क्या होता है। देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड्स बिल्कुल, रिस्क रेटिंग बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क बिल्कुल, तो ये सब रिस्क असेसमेंट में होते हैं, तो यानी कि डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 43 का राइट आंसर क्या हो गया, डी। 44 देखते हैं, देखो डैश इज ए वेंटिलेशन मेजरमेंट इक्विपमेंट, तो भाई वेंटिलेशन मेजरमेंट इक्विपमेंट इसमें से कौन सा है, तो एनीमोमीटर बिल्कुल, वेलोमीटर बिल्कुल, मैनोमीटर, तो सारे ही राइट आंसर हो जाएंगे। ये सब वेंटिलेशन को मेजर करने के लिए सारे ही इक्विपमेंट है यहाँ पे। क्वेश्चन 45 देखो, डैश इज ए डस्ट रिलेटेड डिजीज, तो डस्ट रिलेटेड डिजीज कौन सा है इसमें, ब्लड प्रेशर नहीं भैया, आपको जो है वो डिजीज वाला आपने वीडियो नहीं देखा होगा, अगर आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन तो आप तभी लगा देते है ना, तो उसमें डिजीज वाला चैप्टर जो था हम लोगों ने कराया था। तो ये देखो डायबिटीज़ नहीं भैया, नीमोकोनियोसिस जो है ये एक डस्ट रिलेटेड डिजीज़ है बिल्कुल, ये मैंने कराया था, आपने पता नहीं देखा कि नहीं, बट ये देखो क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तो ये तो होगा नहीं। नीमोकोनियोसिस जो है ये डस्ट रिलेटेड डिजीज हो जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 46 देखो, कोल इंडिया लिमिटेड इज आ, देखो कोल इंडिया लिमिटेड क्या है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, जो कैंडिडेट था यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसमें बॉक्स बना के परेशान हो गया एकदम, और क्वेश्चन है भी वैसा परेशानी वाला। देखो सबको पता है कि कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ऑन कोल माइनिंग और रिफाइनिंग कॉर्पोरेशन है। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ही तो इसको ऑन किया गया है, कोल माइनिंग कंपनी है उसकी, और किसके अंडर आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर लिखा है तो कुछ गलत तो है नहीं इसमें, और ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज नहीं होगा, यहाँ पे महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये। ठीक है, तो ये समझो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। तो 46 का देखो ये बता रहे हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बता रहे हैं ये, तो ये महारत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा ना इसका। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 47 देखो, रीजंस फॉर फ्लाई रॉक इन ओपन कास्ट माइन आर, तो जो फ्लाई रॉक उड़ते हैं देखो अपने ओपन कास्ट माइन में, उसका रीज़न क्या है, तो इम्प्रॉपर चार्जिंग बिल्कुल हो सकता है, इम्प्रॉपर स्टेमिंग की वजह से, इम्प्रॉपर बर्डन एंड स्पेसिंग की वजह से, ये सारे ही राइट आंसर हो जाएंगे इसके। ठीक, 47 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 48 देखो, फॉर्म यू रिलेट्स टू, अब देखो आ गए यहाँ पे फॉर्म्स क्वेश्चन आने लगे, तो फॉर्म यू से क्या रिलेशन है भैया, रिपोर्ट ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर, वर्कमैन इंस्पेक्टर का जो रिपोर्ट बनता है वो फॉर्म यू में मेंशन है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये राइट आंसर हो जाएगा। 49 देखते हैं, 49 देखो, 49 कहता है SCSR इज अ डैश इक्विपमेंट, SCSR जो है कौन सा इक्विपमेंट है भैया, रूफ सेफ्टी, विंडिंग, रेस्क्यू वर्क, या फिर कोई भी नहीं, तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो रेस्क्यू वर्क इक्विपमेंट है ये SCSR। ठीक है, चलो क्वेश्चन 50 देखें, ब्लास्टिंग गैलरी इज अ डैश माइनिंग, ब्लास्टिंग गैलरी जो है कौन सा माइनिंग है भैया, थिन सीम माइनिंग है, थिक सीम माइनिंग है, ओपन कास्ट माइनिंग है, कौन सा माइनिंग है, तो देखो 50 का राइट आंसर हो जाएगा थिक सीम माइनिंग। ठीक, थिन मतलब क्या होता है, पतला, थिक मतलब मोटा, थिक मोटा सीम माइनिंग जो होता है उसमें जो उसको बोलते हैं ब्लास्टिंग गैलरी। ठीक है, चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन 51 देखें, बियरिंग प्लेट्स रिलेट्स टू, देखो बियरिंग प्लेट्स जो है किससे रिलेट्स करता है, तो रूफ सेफ्टी से, माइन वेंटिलेशन, रेस्क्यू, रिकवरी, या फिर कोई भी नहीं, तो जाहिर सी बात है रूफ सेफ्टी से करेगा ना, बियरिंग प्लेट जो है किससे रिलेशन रखता है, रूफ सेफ्टी से, तो 51 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 52 देखो, क्वेश्चन 52 कहता है कि इक्विवेलेंट ओरिफाइस रिलेट्स टू, इक्विवेलेंट ओरिफाइस किससे रिलेट करता है, तो माइन वेंटिलेशन से, किससे, माइन वेंटिलेशन से, तो यानी कि 52 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 53 देखो, ब्रेकर लाइन ऑफ सपोर्ट इज अ काइंड ऑफ, ब्रेकर लाइन जो सपोर्ट है वो, तो ब्रेकर लाइन जो है वो किस टाइप का सपोर्ट है, तो फेस सपोर्ट है, सपोर्ट ऑन ट्रैवलिंग रोडवेज, गॉफ एज सपोर्ट है, या कोई भी नहीं, तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि गॉफ एज सपोर्ट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 54 देखो, द माइन ऑफ WCL आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये, तो जब भी मैंने WCL का जीके कराया था उसी में स्पेशल तो उसी में बताया था मैंने कि जो WCL है कहाँ पे लोकेटेड है, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, ये जब आपने फॉर्म भी भरा होगा तब भी उसमें दिखाया होगा कि भैया इनका जो लोकेशन है, एग्ज़ाम जो कराएंगे ये, तो ये लोकेशन इनका क्या है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दिया हुआ था। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन 55 देखो, नंबर ऑफ वीकली डेज ऑफ रेस्ट एज पर माइंस एक्ट 1952, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका एक दिन, नंबर ऑफ वीकली डे ऑफ रेस्ट एज पर माइंस एक्ट, तो वीकली डे में जो रेस्ट बोल रहा है माइंस एक्ट के अकॉर्डिंग 1952 के, वो कितना होना चाहिए, एक दिन। ठीक, चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 56 देखो, अ ट्रेनी अप्रेंटिस ऑफ मिनिमम डैश एज कैन वर्क इन द माइंस एक्ट एज पर 1952, तो एज पर 1952 के अकॉर्डिंग जो ट्रेनी या अप्रेंटिस होता है उसका कितना एज कम से कम होना चाहिए ताकि वो एक माइन में काम कर सके, तो क्वेश्चन में देखो यही कह रहा है 16 साल, 20 साल, 25 या फिर सारे ही, इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 साल उम्र कम से कम उसका होना चाहिए। ठीक,
क्वेश्चन 57 देखो, कैलेंडर ईयर एज पर माइंस रूल 1955। तो कैलेंडर ईयर जो माइंस रूल्स 1955 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे देखो 95 बोल रहा है, 1955 कह रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो कैलेंडर ईयर है वो कितना है ये कह रहा है। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में ये कैलेंडर ईयर बता रहा है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ठीक। चलो क्वेश्चन 58 देखो, वेलफेयर ऑफिसर इज अपॉइंटेड इन द माइन व्हेन डैश पर्सन और मोर एम्प्लॉयड इन द माइन। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब वेलफेयर ऑफिसर को हम तब अपॉइंट करते हैं माइन में जब कितने पर्सन एम्प्लॉयड होते हैं माइन में, तब वहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। कम से कम यहाँ पे भैया 500 पर्सन तो एम्प्लॉयड होने ही चाहिए माइन में, तभी वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है माइन में। तो राइट आंसर 58 का क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन 59 देखो, अटेंडेंस ऑफ यूजी वर्कर्स आर मार्क ऑन डैश फॉर्म। तो जो अटेंडेंस होता है यूजी अंडरग्राउंड वर्कर्स का, वो किस पे मार्क होता है, कौन से फॉर्म पे। तो जाहिर सी बात है फॉर्म डी पे ना होगा, ये तो पढ़ा होगा आपने, रट भी लिया होगा आपने, ठीक है। तो कौन से फॉर्म डी पे होता है अटेंडेंस जो होता है अंडरग्राउंड वर्कर्स का। क्वेश्चन 60 देखो, अटेंडेंस ऑफ सरफेस वर्कर ऑफ ए माइन आर मार्क ऑन डैश फॉर्म। तो अटेंडेंस होता है सरफेस वर्कर का माइन में, वो किस फॉर्म में मार्क होता है। तो जाहिर सी बात है ये भी फॉर्म डी पे ही होगा, जो भी मार्क्स होता है ना अटेंडेंस जो होता है वर्कर्स का, वो सब फॉर्म डी में मेंशन किए गए हैं। क्वेश्चन 61 देखो, द हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। अब देखो भैया ये तो क्वेश्चन पूछना ही था, है ना, तुम जाओगे कहाँ जाओगे नहीं पूछोगे तो हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन है पूरे वर्ल्ड में, चाइना है, ठीक है। अब तो चाइना ही चल रहा है, ठीक है। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलो क्वेश्चन 62 देखो, एसएमपी एज पर कोल माइन रेगुलेशन 2017 स्टैंड्स फॉर। एसएमपी जो है कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के अकॉर्डिंग क्या मतलब होता है इसका, एसएमपी का मतलब क्या है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, बिल्कुल सही। और ये तो बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा कि भाई सेफ्टी लिखा हुआ है, बस फटाक से इसी पे लगा देना है, ठीक। ये साइड स्लरी ये सब क्या है भाई, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा 62 का सी। चलो 63 देखते हैं, डैश इज नॉट अ कोल। तो भाई इसमें से कोल कौन सा नहीं है, लिग्नाइट, बिटुमिनियस, एंथ्रासाइड, ये तो मैंने आपको ऊपर बताया ही था, है ना। लिग्नाइट, बिटुमिनियस, उसके बाद सब बिटुमिनियस, उसके बाद एंथ्रासाइड। तो ये सब डायमंड कहाँ से आ गया भैया, डायमंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखो लिग्नाइट, बिटुमिनियस, एंथ्रासाइड ये सारे ही है, कौन सा नहीं है पूछ रहा कोल, तो डायमंड, ठीक। चलो क्वेश्चन 64 देखो, फ्रेश एयर बेस रिलेट्स टू। जो फ्रेश एयर बेस होता है वो किससे रिलेशन रखता है, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इन माइनिंग एरिया या माइन रेस्क्यू या रिकवरिंग अंडरग्राउंड माइन। तो जो माइन रेस्क्यू होता है या रिकवरी होता है अंडरग्राउंड माइन में, उसके लिए रिलेशन ये रखता है, उससे रिलेट करता है ये फ्रेश एयर बेस, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखो 64 का राइट आंसर क्या हो गया, बी राइट आंसर हो गया। 65 देखते हैं, 65 का राइट आंसर 65 क्या है, SCBA स्टैंड फॉर। SCBA क्या फुल फॉर्म है भैया, इतना फुल फॉर्म पूछा है कि क्या होता है। एक काम करना आप लोग नेक्स्ट टाइम ना पूरा फुल फॉर्म ही पढ़ के चले जाना बस। सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपैरेटस, ठीक है। तो सेल्फ कंटेनिंग ब्रीदिंग अपैरेटस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का सी, याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन 66 देखते हैं, SCSR इज अ डैश। SCSR अभी ऊपर ही पूछा था ना, SCSR इज अ डैश, क्या है भैया, ये स्केप अपैरेटस है, क्या है, स्केप अपैरेटस है ये, ठीक है, याद रखिएगा। 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलो क्वेश्चन 67 देखो, डैश इज नॉट अ फर्स्ट एड आइटम। तो भैया फर्स्ट एड आइटम इसमें से क्या नहीं है, फर्स्ट एड बॉक्स देखा होगा ना आपने ऐसा, तो माइंस में होता है। तो उसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या इसमें से फर्स्ट एड आइटम नहीं है। तो ब्लैंकेट बिल्कुल होना चाहिए, स्ट्रेचर होना चाहिए, स्प्रिंट होना चाहिए, बैरोमीटर क्यों होगा भाई, है बैरोमीटर क्या, हम एयर प्रेशर नापते हैं ना, वो क्यों यहाँ पे नापेंगे हम बैठ के, तो ये नहीं होगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 67 का डी। चलो क्वेश्चन नंबर 68 देखो, डैश इज एयर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो भैया एयर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है इसमें से, बोबिन मीटर, रेन गॉज, फोन चार्ज। अच्छा फोन चार्ज करेंगे हम, कुछ भी दे दो ऑप्शन में, रेन गॉज नहीं होगा, बॉबिन मीटर भी नहीं होगा, एनेमोमीटर से हम ईयर को मेजर करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन 69 देखो, डैश इज नॉट रिलेटेड टू ओपन कास्ट माइनिंग। क्वेश्चन में कह रहा है कि डैश इज नॉट रिलेटेड टू ओपन कास्ट माइन। तो भैया कौन सा ओपन कास्ट माइन से रिलेटेड नहीं है, तो एडिट, इंक्लाइन, शाफ्ट, ये सब ओपन कास्ट माइन से रिलेटेड नहीं है, ये अंडरग्राउंड से माइन रिलेटेड है। तो ये सारे ही राइट आंसर्स के हो जाएंगे, ठीक है, कोई भी रिलेटेड नहीं है ओपन कास्ट माइनिंग से, ठीक। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन 17 देखो, स्लाइसिंग रिलेट्स टू डैश ऑपरेशन। स्लाइसिंग जो है कौन से ऑपरेशन से रिलेट करता है, डी पिलरिंग, डेवलपमेंट, ड्रिफ्टिंग या कोई भी नहीं। तो स्लाइसिंग जो है वो डी पिलरिंग से रिलेशन रखता है, ठीक है, डी पिलरिंग ऑपरेशन करते हैं हम स्लाइसिंग से, तो याद रखना। तो राइट आंसर इसका 70 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलो 71 देखते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन अंडरग्राउंड माइनिंग टेक्नोलॉजी। तो कौन सा इसमें से अंडरग्राउंड माइनिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, लॉन्ग वॉल माइनिंग, कंटिन्यूस माइनर डिपिलरिंग, शॉर्ट वॉल माइनिंग या माइनिंग विद ड्रग लाइन। तो माइनिंग विद ड्रग लाइन जो है अंडरग्राउंड माइनिंग टेक्नोलॉजी नहीं है। अब अंडरग्राउंड माइनिंग में आप ड्रग लाइन लेके थोड़ी ना पहुंच जाओगे, तो ये नहीं है, ठीक है। लॉन्ग वॉल माइनिंग है, कंटिन्यूस माइनर डिपिलरिंग है, शॉर्ट वॉल माइनिंग बिल्कुल ये नहीं होगा। तो यानी कि 71 का डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो 72 देखते हैं, प्रॉप सेट टू कॉर्नर्स ऑफ कॉक्स आर कॉल्ड एज।
तो प्रॉप सेट टू कॉर्नर ऑफ कॉक्स क्या है, किसको कहते हैं, ये कॉर्नर प्रॉप्स को कहते हैं, ठीक है, कॉर्नर प्रॉप्स को कहते हैं। 72 का राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। 73 देखते हैं, एंकरेज टेस्टिंग रिलेट्स टू, एंकरेज टेस्टिंग जो है वो किससे रिलेशन रखता है, रूफ बोल्टिंग, पावर सपोर्ट, टिम्बर सपोर्ट या फिर कोई भी नहीं, तो रूफ बोल्टिंग से। एंकरेज टेस्टिंग जो होता है, एंकरेज टेस्टिंग इसका रिलेशन किससे है, रूफ बोल्टिंग से, ठीक है। 73 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो 74 देखो, डीले डिटोनेटर रिलेट्स टू, डीले डिटोनेटर जो है किससे रिलेट करता है, इतना रिलेशन पूछा है भैया कि क्या बताएं। 74 का देखो, डीले डिटोनेटर किससे रिलेटेड रखता है, किससे रिलेशन रखता है, रूफ सपोर्ट, वाटर ड्रेनेज या ब्लास्टिंग या फिर कोई भी नहीं। तो डीले डिटोनेटर हम कहाँ यूज़ करते हैं, ब्लास्टिंग में, ठीक। चलो 74 हो गया। 75 देखो, रजिस्टर ऑफ रिटर्न ऑफ रिपोर्टेबल एक्सीडेंट इज मेंटेन इन, देखो जो भी रिपोर्टेबल एक्सीडेंट होते हैं वो रिटर्न होते हैं तो उनका एक रजिस्टर होता है, तो उस पर मेंटेन किया जाता है। तो कौन से फॉर्म में है ये मेंशन, तो फॉर्म जे में है, ठीक है। 75 का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 76 देखो, कोर्सिंग ऑफ वेंटिलेशन इन अंडरग्राउंड इज डन बाय, तो जो कोर्सिंग होता है वेंटिलेशन में अंडरग्राउंड माइन में वो किसके द्वारा किया जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग, बिल्कुल, ब्रिटिश क्लॉथ कोर्सिंग के द्वारा, डक्टिंग के द्वारा, सारे ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। कोर्स करते हैं वेंटिलेशन को अंडरग्राउंड माइन में, ठीक है, सारे यूज होते हैं। 76 का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 77 देखो, स्विच गियर रिलेट्स टू, स्विच गियर से किसका संबंध है भाई, सपोर्ट सिस्टम का, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, वेंटिलेशन सिस्टम का या मोटर व्हीकल का। तो 77 का बी राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम से रिलेट है इसका स्विच गियर का, ठीक है। चलो क्वेश्चन 78 देखो, स्टोन डस्ट बैरियर रिलेट्स टू, स्टोन डस्ट बैरियर किससे रिलेट करता है, फायर एंड एक्सप्लोजन सेफ्टी से रिलेट करता है, ठीक है। स्टोन डस्ट बैरियर याद रहेगा, फायर एंड एक्सप्लोजन सेफ्टी से। तो 78 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 79 देखो, फिर से फुल फॉर्म आ गया भाई, चल क्या रहा है मतलब कि RMR स्टैंड्स फॉर, RMR किससे रिलेट करता है, तो रॉक मास रेटिंग, इसका क्या फुल फॉर्म है, रॉक मास रेटिंग, ठीक है। 79 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 80 देखो, 80 क्या कह रहा है, माइंस एक्ट 1952 इज अप्लीकेबल ऑन, तो माइंस एक्ट 1952 जो है वो कहाँ पे अप्लीकेबल है, ऑयल माइंस, मेटल माइंस या कोल माइंस। तो ये मैंने जब माइंस एक्ट बताया था तो सारे ही उसमें बता दिया था ना, तो सारे ही थे इसमें, ये मेटल माइंस, ऑयल माइंस, कोल माइंस सारे ही थे। राइट आंसर का डी हो जाएगा। अब 81 देखो, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजेंट, जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एजेंट की तो क्या क्या होती है, देखो मैनेजमेंट होता है, बिल्कुल, कंट्रोल करना, बिल्कुल, सुपरविजन, डायरेक्शन, बिल्कुल। तो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा 81 का, ठीक। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 82 देखो, मिनिमम एज ऑफ पर्सन टू वर्क इन अंडरग्राउंड माइन एज पर माइंस एक्ट 1952 अदर देन ट्रेनी अप्रेंटिस, तो यहाँ पे देखो मिनिमम एज लिखा हुआ है ट्रेनी और अप्रेंटिस को छोड़ के, तो किनका, उनका जो एज है वो कितना होना चाहिए उस पर्सन का अंडरग्राउंड माइन में काम करने का। वहाँ पे अभी ऊपर ओपन कास्ट पूछा था, यहाँ पे अंडरग्राउंड पूछा है, तो अंडरग्राउंड के लिए कम से कम आपको 18 साल की उम्र होनी चाहिए, ठीक है। तो 82 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 83 देखो, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ एब्सेंस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम हिज ड्यूटी एज पर डेफिनेशन ऑफ रिपोर्टेबल एक्सीडेंट, तो ये मिनिमम ड्यूरेशन पूछ रहा है, अगर कोई रिपोर्टेबल एक्सीडेंट हो जाता है तो मिनिमम जो एब्सेंस पूछ रहा है, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए पर्सन का ड्यूटी में, तो भैया वो 72 घंटे से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो मिनिमम ड्यूरेशन बोल रहा है, तो मोर देन 72 आवर्स हो सकता है, तो 83 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखो, वीक्स एज पर माइंस एक्ट 1952, वीक्स जो है माइंस एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग क्या क्या बताया गया, तो 7 दिन, ठीक है। एक वीक में कितना होता है, 7 दिन होते हैं। चलो 84 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो 85 देखो, स्ट्रिपिंग रेशियो इज अ रेशियो ऑफ, स्ट्रिपिंग रेशियो जो बोल रहा है कितना रेशियो होना चाहिए, तो 1 टन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो एस्पिरेंट है उसने लिखा है, कैंडिडेट ने, 1 टन ऑफ कोल, ठीक है, 1 टन ऑफ कोल, वो भी इन क्यूबिक मीटर, तो वो भी लिखा है यहाँ क्यूबिक मीटर में, और यहाँ पे 1 टन ऑफ कोल लिखा हुआ है, टी में देखो लिखा हुआ है, ठीक। तो 1 टन ऑफ कोल, वो भी इन क्यूबिक मीटर, तो ये राइट आंसर का हो जाएगा। 85 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ो, 86 देखो, IME स्टैंड्स फॉर, फिर से आ गया फुल फॉर्म, तो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन इसको बोलते हैं, IME को, ठीक है। ये तो आप किसी कीमत पर नहीं लगाओगे, ये दोनों इम्पोरियम ये नहीं लगाओगे आप, तो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, इसका राइट आंसर 86 का सी हो जाएगा। चलो 87 देखो, टू होम द ऑनर एजेंट मैनेजर शैल गिव नोटिस फॉर अपीयरिंग फॉर ओपनिंग अ माइन, किसी माइन को ओपन करने के लिए जो ऑनर एजेंट होता है वो किसको नोटिस देता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, या फिर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस को, या फिर सारे ही को, तो सारे को ही देना होगा आपको, किसी को भी आप दे सकते हो नोटिस, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे को ही दे सकते हो आप, तो ये तो मैंने बताया था जब माइंस एक्ट पढ़ाया था उसमें सारा ही बताया था मैंने कि इसमें किसी को भी आप नोटिस दे सकते हो। चलो क्वेश्चन 88 देखो, हाउ मेनी डेज बिफोर स्टार्टिंग द ऑपरेशन ऑफ अ माइन द ऑनर एजेंट शैल गिव नोटिस टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो कह रहा है कि किसी भी ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए, माइंस में किसी भी ऑपरेशन को आप स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे कितने दिन पहले ऑनर एजेंट जो है वो नोटिस देता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, तो भैया 30 दिन पहले ये नोटिस आपको देना होता है, ठीक है। कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट करना है माइन में 30 दिन पहले देना होगा,
तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन 89 देखो, व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अ प्लेस ऑफ फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड यूरिनल इन अ माइन। तो जो यूरिनल होता है यानी कि टॉयलेट जहाँ पे बनाए जाते हैं, तो वहाँ से ड्रिंकिंग वाटर का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना रखा गया, तय किया गया, तो 6 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि ड्रिंकिंग वाटर बना दिए बगल में टॉयलेट बना दिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस जो बता रहा है 6 मीटर दूरी होना चाहिए, तो 10 मीटर 15 मीटर दिया हुआ है, 6 मीटर का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 89 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 89 का सी। चलो 90 देखो, डम्प स्लोप इन ओपन कास्ट माइन शैल नॉट एक्सीड डैश डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो डम्प स्लोप जो होता है ओपन कास्ट माइन में वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कितने डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हॉरिजॉन्टल से, तो 37.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखिएगा। 90 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 91 देखो भैया, ये तो लगता है जैसे इनका फेवरेट क्वेश्चन है, ये तो घुमा घुमा के यही क्वेश्चन पूछेंगे हम, और वो में से अगर क्वेश्चन आ गया ना तो बस यही क्वेश्चन उठा दो, रख दो। वुमेन एम्प्लॉयमेंट एज पर माइंस एक्ट 1952 इज परमिसेबल बिटवीन। अब देखो माइंस एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट है उसको परमिशन दिया गया है माइंस में काम करने का। तो टाइम पूछ रहा है यहाँ पे 6 बजे सुबह से लेके 7 बजे रात तक ये यहाँ पे काम कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ऑफिशियल आंसर की जो आई है उसमें 91 का डी बोल रहा है राइट आंसर। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये कह रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 92 देखो, FSL स्टैंड फॉर, तो फ्लेम सेफ्टी लैम्प, बिल्कुल ये बताया गया सबसे पहले ग्रुप में हम लोगों ने यही बताया था, फ्लेम सेफ्टी लैम्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 93 देखो, PME स्टैंड फॉर, अब PME का क्या फुल फॉर्म है भैया, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन का राइट आंसर हो जाएगा 93 का डी। ठीक है, चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए किलर गैस, किसको भैया किलर गैस कहा जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर कोई भी नहीं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है, किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को किलर गैस भी कहा जाता है। तो 94 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 95 देखो, फायर डैम्प रिलेट्स टू, फायर डैम्प किससे रिलेट्स है भैया, तो भैया CH4 यानी मीथेन से रिलेटेड है। ठीक है, 95 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मीथेन याद रखिएगा, फायर डैम। चलो 96 देखो, ड्यूटी ऑफ माइनिंग सरदार, तो जो माइनिंग सरदार का ड्यूटी होता है वो क्या क्या होता है उसमें, इंस्पेक्शन ऑफ वर्किंग प्लेसेस, बिल्कुल, इंस्पेक्शन ऑफ रोडवेज, इंस्पेक्शन ऑफ गोफ एजेस, तो सारे ही कर इसका ड्यूटी है करना। ठीक है, तो राइट आंसर 96 का डी हो जाएगा। 97 देखो, गोफ इज अ प्लेस, गोफ जो है एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे क्या होता है, वेयर कोल इज टू बी टेकन आउट, फ्रॉम वेयर कोल हैज़ बिन टेकन आउट, वेयर कोल इज बीन टेकन आउट, या फिर सारे ही। देखो फ्रॉम वेयर कोल हैज़ बिन टेकन आउट, कोल को जो हम निकालते हैं, यहाँ पे लिखा है इज टू बी टेकन आउट, कोल इज बीइंग टेकन आउट, तो गोफ ऐसा प्लेस है जहाँ से हम कोल को बाहर निकालते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 98 देखो, ड्यूटी ऑफ माइनिंग सरदार इज डिफाइंड इन रेगुलेशन नंबर डैश ऑफ CMR 2017। तो जो CMR 2017 के अकॉर्डिंग कौन से रेगुलेशन नंबर में माइनिंग सरदार का ड्यूटी के बारे में बताया गया है, तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था भैया। 98 का सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी 48 में, CMR 2017 के रेगुलेशन नंबर 48 में बताया गया है कि माइनिंग सरदार का जो ड्यूटी है उसको डिफाइन किया गया है। 99 देखते हैं हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मिनिमम एज ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन एज पर CMR 2017। तो मिनिमम एज जो बताया गया है कॉम्पिटेंट पर्सन का अकॉर्डिंग टू CMR 2017 के अकॉर्डिंग कितना बताया गया मिनिमम एज कॉम्पिटेंट पर्सन का कितना होना चाहिए, तो 99 का बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 20 साल होनी चाहिए। 100 का बात करें, लास्ट क्वेश्चन हमारा, वर्कमैन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड फ्रॉम डैश डिसिप्लिन, वर्कमैन इंस्पेक्टर जो है अपॉइंट किए जाते हैं किस डिसिप्लिन से, माइनिंग से, इलेक्ट्रिकल से या मैकेनिकल से, उस भैया सारे से ही ना किए जाएंगे। वर्कमैन इंस्पेक्टर जो अपॉइंट किया जाता है ये सारे ही डिसिप्लिन से किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, तो भैया आप लोगों ने देखा ये इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए थे, तो ये 100 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करा जल्दी जल्दी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा पैटर्न और क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा लगा। पेपर तो अकॉर्डिंग टू मी बहुत ही अच्छा था, ईजी था, अगर आप माइनिंग के ही स्टूडेंट हो और काफ़ी अच्छा आप इसमें स्कोप था आपके लिए। अब प्रॉब्लम ये है ना कि भैया कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि 100 में से आप कितना ले आओगे, नेक्स्ट टाइम आप क्या 102 लाओगे क्या, या 101 लाओगे, कितना ले आओगे, इतना भी ले आओ तो कम लगता है मेरे को तो भाई बहुत सारे लोग जो हैं वो 99 ला रहे हैं, 98 ला रहे हैं, उनका नहीं हो रहा है 98 वालों का। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कॉम्पिटिटिव हो जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन तेज़ हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे 99 वाले अगर 20 लोग हैं तो या तो आप सीट बढ़ाओ या तो फिर चीज़ों को और क्लियर करो, है ना। इस तरीके से तो मतलब बहुत ही ज़्यादा फेलर हो जाएगा, एक तरीके से ब्लंडर हो जाएगा। 99 आप लेके आ रहे हो 100 में और आप 100 वालों को सिर्फ ले रहे हो, 99 वालों को छोड़ दे रहे हो, देन बहुत प्रॉब्लम है ये तो। फिर खैर इस पर चर्चा नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये था WCL का क्वेश्चन पेपर 2022 वाला जो 24 अप्रैल को हुआ।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको और आपका कितना मार्क्स आ रहा है। और आगे जो फ्रेशर है उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। आप एक बार देख सकते हो पैटर्न किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, क्या क्या क्वेश्चन थे और देख सकते हो। इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल पर नया तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।